चेक कर लीजिए लाइव का, ठीक है। चलो भाई, डाउट जो भी आया है क्वेश्चन ग्रुप में 1 बाय 1 करते हैं। तो एक एक पर्सन का एक एक क्वेश्चन भी करते हैं ट्राई। तो कहाँ से स्टार्ट करें? निखिल आपके पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिए सो आपका ये किस ईयर का पेपर है निखिल? 23 का CMI 2023 PYQ है, ठीक है ओके। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है कि फुटबॉल टीम्स T1 T2 प्ले 2 गेम्स अगेंस्ट ईच अदर इन अ प्रीमियर लीग। ठीक है, तो फुटबॉल टीम है T1 T2 जो 2 गेम खेलती है एक दूसरे के अगेंस्ट इन अ प्रीमियर लीग। अच्छा, 2 मैचेस होते हैं ना। सो it is assumed that the outcomes of the 2 games आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना। जो आउटकम है वो इंडिपेंडेंट है ईच अदर, एक दूसरे से। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ T1 विनिंग, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ T1 विनिंग, ड्रॉइंग और लूजिंग अगेंस्ट T2 इज मतलब आर 1/2, 1/6, 1/3। ठीक है, तो मतलब ये बोलना है कि T1 T2 के साथ जीतेगा, प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ड्रॉ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और हार जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ईच टीम गेट 3 पॉइंट्स फॉर अ विन, और हर टीम को 3 पॉइंट मिलेगा जीतने पे, 1 पॉइंट मिलेगा ड्रॉ होने पे, और 0 पॉइंट मिलेगा लॉस पे। ओके तो x एंड y डिनोट द टोटल पॉइंट सिक्योर्ड इन दीज 2 गेम्स बाई T1 और y बाई T2। ओके, सो क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? 2 टीम्स हैं T1 T2। तो मैं आपसे पूछता हूं, देखो सो x क्या बता रखा है इसने? x बता रखा है कि द पॉइंट स्कोर्ड बाई T1, द पॉइंट स्कोर्ड बाई T1। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज सपोर्ट ऑफ T1 या रेंज ऑफ T1 क्या होगा? T1 का रेंज क्या है? हाँ जी, 0, 0, 1, 2, 3, 4 और 6। एक मिनट, क्वेश्चन ने क्या कहा था? ईच टीम गेट 3 पॉइंट फॉर अ विन, है ना, और 1 पॉइंट फॉर अ ड्रॉ एंड 0 फॉर द लॉस। सो 2 मैच खेल रहा है ना। एक मिनट देखिए, वो थोड़ा किसी बच्चे ने गलती से प्रेजेंट कर दिया, उसको वो कर दिया, रिमूव कीजिए, वो कीजिए, वहाँ से उसको ऑप्शन होगा। अभिनव आप गलती से प्रेजेंट कर रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट है ना इसका, या वहाँ से हटा सकते हैं। हाँ, हटाने का ऑप्शन होगा नहीं, हाँ अनपिन कीजिए। सबका डाउट होगा 1 बाई 1। अब मान लो डाउट मेरे पास 500 आ गए सपोज, और टाइम मेरे पास 150 घंटे, तो मैं सारे नहीं करा सकता ना। और किसी बच्चे ने 50 डाउट भेज दिए, तो 50 एक साथ तो होगा नहीं, तो कैसे होगा? तुम सजेस्ट करो। जैसे अभी मीट में मान लो 50, कितने बच्चे अभी हैं? जो भी 10-15 बच्चे हैं, तो एक बच्चे का एक एक क्वेश्चन सबका डाउट डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज़ का डाउट होगा तो जो पहला डाउट अभी इसका कर रहा हूँ 1 बाई 1, एक एक पर्सन का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर जब तक क्लास चलेगी तब तक जितना हुआ ठीक है, रह गया तो रात को फिर 11 से 12 डाउट है वो पूछो, वो रह गया कल फिर डाउट क्लास है, क्योंकि डाउट क्लास डेली है, तो आज रह जाए कल पूछो, है ना। और मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि एक बार तुम है ना वो चैट जीपीटी थोड़ी है, तुम तो ऐसे गूगल वो सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, मैं तो जस्ट हेल्प कर रहा हूँ। सो सबके डाउट होंगे, जैम का, गेट का, नेट का, ISI का, CMI का, सबका डाउट होगा, बट 1 बाई 1, नॉट एट अ टाइम, ठीक है। तो एक पर्सन का एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 1 बाई 1। तो ये पहला क्वेश्चन मैं निखिल का सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ट्राई करो। जी जी जी, CSIR का बैच का टाइम आज है 6:30 to 8, उसमें CSIR का डाउट डिस्कस करेंगे। तो आपके अगर CSIR का डाउट है तो 6:30 to 8 आज सिर्फ CSIR बैच की क्लास है। तो CSIR नेट की क्लास है, आप उसमें पूछ सकते हैं नेट वाले डाउट्स, उसमें सिर्फ नेट का। अभी जनरल डाउट किसी भी टॉपिक का डाउट चलेगा अभी 5 to 6:30, 6:30 to 8 CSIR नेट का ही क्लास है बस। 8 to 9:30 जैम की क्लास है, 9:30 to 11 गेट की क्लास है, और 11 से 12 फिर डाउट क्लास है, ये सो ओके। तो यहाँ पे एक देखो, एक गेम जीतने में 3 पॉइंट मिलते हैं उसको। तो अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, कितने हो सकता है और वो कितनी बार जीत सकता है? 2 गेम है ना, तो या तो एक भी मैच नहीं जीतेगा, मतलब दोनों हार जाएगा, दोनों हार जाएगा तो कितने पॉइंट मिलेंगे उसको?
जीरो था ना, अच्छा जीरो, तो जीरो रहेगा। अगर एक जीतता और एक हारता है तो कितने पॉइंट मिलेंगे? 3 तो विन के लिए है ना 3, और 2, दोनों अगर जीत जाता है तो कितने पॉइंट मिलेंगे? 6 तो 6, यही सपोर्ट है ना, और कुछ हो सकता है? इससे ड्रॉ होगा। हाँ ड्रॉ कराएगा, यस यस। सो यहाँ पे अब केस मैंने अभी लिया है कि 0 विन, 1 विन या बोथ विन। अब अगर ड्रॉ की बात करते हैं तो ड्रॉ में क्या पॉसिबिलिटी है? 1 ड्रॉ 2 ड्रॉ 1 विन 1 ड्रॉ। हाँ, तो उसके हिसाब से क्या क्या बनेगा? तो 2 4 बनेगा। हाँ 2 जैसे 4 बनेगा। एक मैच ड्रॉ हुआ, एक मैच विन हुआ, तो कितने पॉइंट होंगे? 4 4। एक ड्रॉ एक लूज, 1 1। और क्या हो सकता है? दोनों ड्रॉ हो सकता है, यस तो 2 2। और क्या पॉसिबिलिटी रह गया? बस। सो मतलब 0 ड्रॉ मतलब बोथ विन और बोथ लूज हमने कवर कर लिया। 1 ड्रॉ तो 1 ड्रॉ के साथ 1 लूज या 1 विन दोनों कवर कर लिया। बोथ ड्रॉ ये भी कवर कर लिया, और विन लूज का हमने कवर कर ही लिया ऑलरेडी। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये आ गया सपोर्ट। सिमिलर थिंग वाई के साथ होगा, है ना? वाई में सिमिलर है ना, यस 0 3 6 4 1 2, ये है सपोर्ट सेम ही रहेगा क्योंकि y इज द पॉइंट सिक्योर्ड बाय टीम T2, है ना? y इज द पॉइंट सिक्योर्ड बाय टीम T2। अच्छा, अब आपसे अगर पूछूं मैं तो इन्होंने क्या कहा था? सो अब ईच पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप PMF फाइंड कर लो, कर सकते हो? अब ईच पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जैसे मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल x बराबर 0, तो अब आपको सोचना है कि x बराबर 0 कब होगा, बताइए। x 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो x 0 कब हो रहा था? मैंने 0 क्यों लिखे थे? हाँ, जब T1 ने दोनों मैच लूज हो गए ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है बोथ मैच लूज होने के? T1 will lose first match, what is the probability? 1/2 And T1 will lose the second match, 1/2 winning, drawing, losing. So T1 लूज करेगा ना, so लूज का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3 ना। यस T1 will lose, so 0 तभी मिलेगा जब वो लूज करेगा। so 1/3 एंड 1/3, यही है ना, 1/9 हो गया। सिमिलरली अगर आपसे पूछूं व्हाट इज y बराबर 0, ये भी 1/9 होगा। नहीं 1/9 नहीं होगा। ये पूछा, ये y एक्चुअली T2 के करस्पॉन्डिंग है, और अब y0 T2 के लिए कब होगा बताओ? T2 के लिए भी तो वही होगा। नहीं, आपने समझे नहीं क्वेश्चन। जब T1 जीत रहा होगा तो T2 क्या हो रहा होगा? win होगा। When T1 is winning, then T2 is losing ना, because they are playing against each other. यस तो अगर T1 के विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो T2 के लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम होगी ना। एक ही तो सिचुएशन है। अगर हम आप मान लो कोई गेम खेल रहे हैं, अगर मैं जीत गया तो आप हार गए ना, हाँ तो सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी दोनों की। हाँ सो T1 इज विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 1/2, तो T2 इज लूजिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अब समझ नहीं रहे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। T1 इज विनिंग अगेंस्ट T2 इज 1/2, सो व्हेन T1 इज विनिंग T2 इज लूजिंग एक्चुअली। हाँ हाँ, तो अब बताइए आप, y बराबर 0 मीन्स व्हाट? T2 लॉस्ट बोथ द गेम, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 लूजिंग बोथ द गेम? 1/2 into 1/2 यस 1/2 इंटू 1/2, बिकॉज तो यहाँ पे आ गया 1। अब इस तरीके से आपको सारे केसेस फाइंड करने पड़ेंगे, तो ये तो मैं इंडिविजुअली फाइंड कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं अब ज्वाइंट फाइंड करूँ तो देखो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू अभी, अच्छा जैसे सेकेंड पार्ट के लिए तो ईजी है ना, सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी एट ईच पॉइंट, यही ना। लाइक मैंने अभी 0 पे निकाले, क्या आप 3 पे निकाल सकते हैं?
जो पार्ट 2 है आपके 12 क्वेश्चन का, दे आर आस्किंग ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पीएमएफ ही चाहिए ना एक्स का, यस सर। तो वाई आर नॉट एबल टू फाइंड? नहीं सर, मेरे से यही गलती हो गई, मैंने वो T2 का वो नहीं लिया, मैं कब से सोच रहा था दोनों का सेम होगा। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार समझना है, क्वेश्चन रिपीटेडली पढ़िए, जिसने कहा है T1 इज विनिंग अगेंस्ट T2 इज 1/2, T1 इज ड्रॉ अगेंस्ट T2 इज 1/6, तो यहाँ सेम रहेगा ड्रॉ का, चाहे T1 का ड्रॉ हुआ T2, क्योंकि T1 का ड्रॉ होगा तो ऑब्वियसली T2 के साथ भी ड्रॉ हुआ, सो सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी। व्हेन T1 इज लूजिंग तो T2 इज विनिंग, T1 इज लूजिंग विथ प्रोबेबिलिटी 1/3, देन T2 इज विनिंग विथ प्रोबेबिलिटी 1/3 एक्चुअली। सो आप कर पाएंगे आगे? सर ड्राइंग का भी 1/6 कैसे होगा? हाँ, जैसे मान लिया हम आप मैच खेल रहे हैं और मैच ड्रॉ हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ मेरे लिए ड्रॉ हुआ या आपके लिए भी ड्रॉ हुआ? दोनों के लिए ड्रॉ। तो सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी ना। जब मैं जीत रहा हूं तो आप हार रहे हैं, जब मैं हार रहा हूं तो आप जीत रहे हैं, और जब ड्रॉ हो रहा है तो दोनों के लिए ड्रॉ हो रहा है। हाँ, सो आपको क्या करना है, 3 चीजें करनी पड़ेंगी। द फर्स्ट पार्ट के लिए आपको पता है क्या करना होगा, ज्वाइंट निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इफ आई आस्क यू, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है x इज इक्वल टू वाई, मैं इसका आपको हिंट दे देता हूँ। सो मीन्स यू हैव टू थिंक कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x इज 0 एंड y इज 0, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x इज 1 एंड y इज 1। इस तरह जो भी पॉसिबिलिटी वो सब लिख लीजिए एक साथ, ठीक। अब मैं x0 y0 का समझाता हूँ आपको, कि जैसे अब इसका मुझे सोचना है, तो ये इंटरसेक्शन है, कॉमा का मतलब इंटरसेक्शन है। सो x इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, T1 लॉस्ट बोथ द गेम, एंड कॉमा मीन्स एंड T2 इज y इज 0 मीन्स T2 लॉस्ट बोथ द गेम। इज इट पॉसिबल? बिकॉज दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, तो इफ वन इज लूजिंग अदर विल, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। नाउ थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। सो ऐसे करके आपको इस सिचुएशन के बारे में सोचना है, देन आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे? हाँ सर। हाँ, ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर पूछिए। ये और ऐसे ही करके हर पॉइंट पे मास निकाल लीजिए, देन पीएमएफ आ गया, देन ईएक्स आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, आफ्टर एक एक क्वेश्चन आपका हो जाए। हाँ जी, श्रिया शर्मा बताइए। यस सर, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ग्रुप पे सेंड किया जी। सो fx है a to x mod of t dt, ठीक। सो अगर मैं यहां से f डैश x निकालता हूं तो क्या होगा, आपने पढ़ा है डेरिवेटिव? सर। लेबनिज रूल से हाँ, क्या होगा, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा। तो f डैश x एग्जिस्ट और नॉट, एक्सिस्ट। देन इट इज डिफरेंशिएबल, हो गया। सर मतलब वो बोल रहा है फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, और ए के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ x क्या लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी, इस फंक्शन का डोमेन एक्चुअली है x मोर देन a। अगर आप देखेंगे तो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है ना। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर, इसका डोमेन है इस फंक्शन का a टू इंफिनिटी, एक्चुअली ये डोमेन है फंक्शन का। सो इसलिए बोल रहा है x मोर देन a। जगह कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या डिफरेंशिएबल होगा या इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमम होगा, वो डोमेन के पॉइंट पे ही होगा। सो दिस इज द डोमेन, जो आगे लिखा हुआ है दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्चुअली, ड्यू टू दिस। तो सर इसको मतलब जैसे सब्जेक्टिव में लिखेंगे तो बस इतना ही करके छोड़ना है? काफी है, यस, दिस इज एनफ। सिंस f dash x exists, this exists for all x more than a, therefore f is differentiable for all x more than a। हो गया। दूसरा अप्रोच है, ये नहीं लगाना, ये शॉर्टकट हो गया, तुम्हें लेंदी करना है तो ये डेफिनेशन लगा लो, इससे कर लो तो भी हो जाएगा। इससे सॉल्व करो तब भी आंसर मॉड x ही आएगा, तुम चेक करके देख लो। सो अगर तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन से जाना है तो f डैश x का ये डेफिनेशन लगाओ एंड देन गो विद दिस, ठीक है ना। ये डेफिनेशन लगाओ तब भी वही आंसर आएगा, ट्राई करके देख लो। ये fx है ना, नाउ यू ट्राई एंड देखो। नेक्स्ट तो क्या है, संस्कृति बताइए। ये सर ग्रुप में भेजना है, क्वेश्चन 29। हाँ, इसमें क्या है कि z कोई रैंडम वेरिएबल है जहां x यूनिफॉर्म 0 1 है।
so x is uniform 0 1 and y given x is बर्नौली p यहाँ x है, so बर्नौली x है। कह रहा है अगर y की वैल्यू 1 है तो z इज डिफाइंड टू बी x। अच्छा, तो मतलब बोल रहा है कि z इज इक्वल टू x इफ y इज इक्वल टू 1। सो अब है अदरवाइज द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंटिल द पेयर एक्स वाई विथ y इज इक्वल टू 1 इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, तो ये कहना क्या चाह रहा है, x तो यूनिफॉर्म 0 1 था, y गिवन x बर्नौली x है, तो ज्वाइंट निकाल सकते हैं, z बराबर x अगर y बराबर 1 है। अदरवाइज अगर मान लो y बराबर 1 नहीं आ है अगर, तो कहना चाह रहा है कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो कब तक, जब तक कि एक्स वाई विथ y बराबर 1 ना हो जाए, तो x, 1 ना हो, जब तक y 1 ना हो जाए तब तक रिपीट करो। तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ z ऑन 0 1 इज। सो पीडीएफ ऑफ z क्या आएगा, तो यहाँ y का सपोर्ट क्या है, या तो 0 है या 1 है, यही ना। सो y का सपोर्ट या तो 0 या 1 है। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू x, कितना आएगा, इसको लिख रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू x, कितना लिखेंगे यहाँ से। बर्नौली में क्या होता है प्रोबेबिलिटी एट 1, हाँ x, तो ये x हो गया। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज x, ये कितना होगा 1 minus x, ये 1 माइनस एक्स है। ओके, तो मुझे ये y गिवन x का पीएमएफ पता है और मुझे x का पीडीएफ पता है। तो अगर मैं y का वही मार्जिनल निकाल लूँ, सो यहाँ मुझे z का पूछा है एक्चुअली ना, तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे y डिस्क्रीट है, तो जॉइंट निकाला जा सकता है एक्स वाई का, लेकिन यहाँ पे चूंकि y डिस्क्रीट है x कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं इंडिविजुअली निकालता हूँ y की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, अगर y इज इक्वल टू 1 इंडिविजुअल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये होगा इंटीग्रेशन fx ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू 1 dx, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन आया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो हो गया, x का लिमिट 0 से 1 में होगा, तो कर लो, पीडीएफ इसका 1 ही है, हालांकि यूनिफॉर्म 0 1 का पीडीएफ 1 है, और ये कितना है, ये किसके इक्वल था, x है, तो ये 1 है क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 है, ये x है तो x का इंटीग्रेशन, सो 1/2 आ गया, सो 1/2 आ गया। तो सिमिलरली अगर हम सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0, तो सेम तरीके से fx ऑफ x प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू x dx, टोटल प्रोबेबिलिटी, सो 0 to 1, तो यहाँ आ गया फिर से वैसे ही, ये 1 हो गया और ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एक्स से सॉल्व करो, 1/2, ये भी 1/2 आ गई। तो मतलब x का मुझे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पता है, अब y का भी पता चल गया, तो y इंडिविजुअली कितना है, y क्या है, y इज बर्नौली 1/2 एक्चुअली, ठीक है ना, y है बर्नौली 1/2, तो y है बर्नौली 1/2। अब यहाँ इन्होंने बोला हुआ है कि z इज x इफ y इज 1, अदरवाइज रिपीट टिल यू गेट y 1, है ना। ओके, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ बोलना चाह रहा है कि द पीडीएफ ऑफ z ऑन 0 1, और z x के इक्वल है, सपोर्ट इसका 0 1 ही है,
सो यहाँ से तो y का क्या करना है, यहाँ पे x तुम्हारा यूनिफॉर्म 0 1 है, ये बर्नौली 1/2 है, सो इफ y इज 1 z इज डिफाइंड टू बी x, तो z और x इक्वल रैंडम वेरिएबल है, मतलब अगर y 1 है तो y 1 है तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सो y 1 है, अच्छा तो y इज 1, सो वैसे तो यूनिफॉर्म 0 1 तब होता जब y 1 है, अगर y 1 नहीं है तो क्या होगा फिर, सो z को कैसे डिफाइन करोगे तुम, क्वेश्चन ये है। तो इसने कहा है कि तुम रिपीट करो, है ना, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड until a pair xy with y is equal to 1 is obtained. So what is meaning of repeating? So joint क्या है xy का, यहाँ पे अगर xy का मैं joint लिखने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, एक डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है, एक तो सपोर्ट है 0 1, एक है कंटिन्यूस 0 1, तो एंड में 0 1 है और इसका कंटिन्यूस 0 1 है। अगर मैं पूछूं PDF ऑफ x गिवन y बराबर 1 निकालें तो क्या आएगा, सो इसके लिए बोलो x गिवन y बराबर 1 करेंगे तो क्या आएगा, सर y गिवन x गिवन है ना, तो इसका तो जॉइंट चाहिए होगा। हाँ ज्वाइंट निकल जाता वहाँ से अगर ज्वाइंट लिखते, हालांकि ज्वाइंट जनरली जब लिखते हैं दोनों कॉन्टिन्यूस है दोनों डिस्क्रीट का लिखते हैं, तो इस तरह से होता है। Yes, sir. सो अच्छा ऐसा एम स्टैट्स के PYQ का है ना ये, Yes, sir. अच्छा तो ऐसे देख के तो समझ आ रहा है A या B टाइप का कुछ होना चाहिए, क्योंकि जो है ना इस तरह से होना चाहिए, A या B होगा। अब इसमें क्योंकि y को 1 रखेंगे ना तो ये यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 2z का इंटीग्रेशन z² और एक मिनट, अरे क्या नाम है शिवा भाई, वो लड़का एक ऐप पे देखिए कोर्स खरीदा, वो टेक्स्ट कर रहा है, उसको रिप्लाई कर दीजिए। तो ठीक है ना, इसको प्रूफ ज्योमेट्रिक का यूज है क्या? ज्योमेट्रिक का पता नहीं, थ्योरम तुम लगा सकते हो,
तो यहाँ से एक्चुअली क्योंकि यहाँ दिया है कि repeated until a pair of with y equal to 1 is obtained. तो फर्स्ट टाइम y आ जाए, है ना, फर्स्ट टाइम 1 आ Yes, जाए। sir. सो हाँ, मतलब ऐसे लगा सकते हैं कि y इज़ ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। ज्योमेट्रिक में क्या होगा, ओके लगा तो सकते हैं। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, इसका ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ पे इनिशियली जब y पहली 1 है अगर, तो z x है, मतलब z यूनिफॉर्म 0 1 है, ठीक है। अगर y 1 नहीं है तो ये एक्सपेरिमेंट तब तक रिपीट होगा जब तक कि 1 ना आ जाए। तो मतलब पहली बार 1 आ जाए तब, तो 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 आने की, y के 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, निकाला ना यहाँ पे हमने। सो y के 1 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। सो अगर तुम वैसे ज्योमेट्रिक लगाना चाहोगे, लगा सकते हैं। सो हमें z का पीडीएफ चाहिए इनडायरेक्टली, है ना। सो वी वांट पीडीएफ ऑफ z। तो अगर y 1 है फर्स्ट ट्रायल में, तो y के 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। एंड देन इसका क्या पीडीएफ हो जाएगा, यूनिफॉर्म 0 1 का पीडीएफ 1 होगा, ये ना। एंड 0 1, हाँ नेक्स्ट टाइम अगर दूसरी बार में 1 आया तो ये 1/2 का स्क्वायर होगा। लेकिन इससे सर ये कैसे? नहीं, ये तो मैं उसका लगा रहा हूँ कि y बीइंग 1 एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, क्योंकि अगर y 1 है तो z जो है वो x के इक्वल है ना। जब y 1 है तो z x के इक्वल है, तो z और x का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा ना। ये है y इज डिफाइंड, z इज डिफाइंड टू बी x जब y 1 है। अदरवाइज एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड until the pair xy with y is equal to 1 is obtained। तो until the pair xy with y is equal to 1 is obtained। तो y अगर नहीं आएगा 1 तो y 0 आएगा, क्योंकि y के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो y 1 है या y 0 है। तो कोई एक आना है इसको, और हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। तो अगला क्या होगा, सेकेंड टाइम में अगर 1 आया तो 1/2 का स्क्वायर। लेकिन इससे क्या होगा, a/1 - r करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से z यूनिफॉर्म 0 1 ही आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट यूनिफॉर्म 0 1 तब है जब y 1 है, तो y 1 नहीं है तो कुछ कटेगा ना। अच्छा, इसका मुझे देखना पड़ेगा अभी आगे। मतलब समाव यही निकालना है, दो पार्ट है, तो इसमें दो पार्ट है कि z हमेशा 1x नहीं है ना, z x अगर y 1 है, और नहीं तो तुम्हें रिपीट सर करना। ज्योमेट्रिक अप्लाई करने के लिए तो नया वेरिएबल लेना पड़ेगा ना। हाँ, ज्योमेट्रिक अगर लगाएंगे, ज्योमेट्रिक क्या, ज्योमेट्रिक हाफ हो जाएगा। ज्योमेट्रिक हाफ का पीडीएफ क्या होता है, तो वो तो वही आ जाएगा, हाफ की पावर x टाइप का। सो उसमें अलग तो ऐसे रहा a या b आएगा, लेकिन कैसे इसको प्रूव करें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी आंसर क्या है पता नहीं, इसको सॉल्व करके ट्राई करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लो, रात को 11 से 12, ये कल ज्वाइन करना, कल करते हैं। अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है ये भी समझ नहीं आ रहा है, तो आगे इसको हम देखता हूँ, इसको मैं ट्राई करता हूँ, तो इसको कल डिस्कस करते हैं। हाँ, नेक्स्ट इसका डाउट है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी सयानी बताइए, पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगर नेट वाले जो भी CSIR नेट के क्वेश्चन है वो अभी 6:30 से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तुम्हारे अगर क्या है बताओ इसमें। सर ये जो क्वेश्चन है सर, इसमें जो सर बोल रहा है सर, मतलब क्वेश्चन 13 है, तो सर इसमें सर ऑप्शन ए सर मेरा तो ट्रू आया है, लेकिन सर ऑप्शन बी और सी और डी सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा सर, ये मतलब। ठीक है, बी क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो एक बारी क्या कह रहा है।
क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन समझाओ मुझे क्या है, क्योंकि दिक्कत ये है कि तुम्हें खुद ही क्वेश्चन क्लियर नहीं होता ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ो एक बार समझ आएगा, फिर हम ट्राई करेंगे। नॉट ट्रू, ओके। If the row reduced echelon form A is I3, then 0 is not an eigenvalue of A. तो बताओ अगर A का रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, 0 is not an eigenvalue. तो ये रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म है, तो इसका क्या बोलते हैं, रैंक कितना है? तो रैंक 3 है। तो A का रैंक कितना होगा? रैंक A का रैंक 3 होगा, तो इसका रैंक जब 3 है तो डिटर्मिनेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? determinant not equal to 0. तो आइगन वैल्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं? अच्छा हाँ, नॉन जीरो eigenvalue. तो इसने क्या कहा है? 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो अगला स्टेटमेंट। वो बोल रहा है कि if 0 is not an eigenvalue of A, then what is echelon form of A is I3. उसी चीज को तो ए स्टेटमेंट जो है ना, अब 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, 0 आइगन वैल्यू नहीं है ए की, इसका क्या मतलब है? तो बोल रहा है कि रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म I3 आएगा हमेशा। तो तुम खुद सोचो कि अगर आइगन वैल्यू 0 नहीं है x का, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा a का? अगर a की आइगन वैल्यू 0 नहीं है, सो व्हाट कैन यू से डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा? नॉन जीरो होगा, जीरो होगा, क्या बोल सकते हैं? नॉन जीरो हो जाएगा। और नॉन जीरो आइगन वैल्यू है तो रैंक को क्या बोल सकते हैं हम? रैंक फिर नॉन जीरो में रैंक फुल रैंक होगा, मतलब 3 होगा। तो रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म इसका क्या आएगा? सर रिड्यूस्ड इक्वेशन फॉर्म सर I3 आएगा, ये तो गारंटी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आई आएगा, I3 आएगा। अच्छा, I3 एग्जैक्टली रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म क्या हो? तुम रो कॉलम चेंज कर सकते हो ना। हाँ, I3 आएगा। रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म विल बी श्योरली I3। एक्चुअली ए भी सेम स्टेटमेंट है, उसी को दो अलग तरीके से लिखा है। ए एंड बी जो स्टेटमेंट है एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है, उसको दो अलग तरीके, उसी स्टेटमेंट को दो तरह अलग तरीके, सेम ही स्टेटमेंट तो है दोनों, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ 0 इज नॉट आइगन वैल्यू, तो उसी को दो पार्ट में लिखा है। ए भी सेम स्टेटमेंट तो है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अगला पढ़ो। If A has 3 distinct eigenvalues, then the row reduced echelon form. क्या? तो लगता है ये I3 होगा। एक तो क्वेश्चन भी ठीक से लिखते नहीं हो। डी पढ़ो। If the system equation A equal to B has a solution for every 3 cross 1 real column vector B, then the row reduced echelon form of A is I3. हाँ, तो यहाँ सी में भी I3 रहा होगा। तो ए के पास अगर 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 0 1 2 है, तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? क्या इसका रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म I3 आएगा? Nothing can be said like this. हाँ, तो ये सी ऑप्शन फॉल्स हो गया, यही ट्रू ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। डी देख लो, डी में क्या बोलना चाह रहा है? Yes, the system has a solution. If the system equation A equal to B has a solution for every 3 cross 1 real column vector of B, then the row reduced echelon form of A is I3. सो ए एक्स बराबर बी के पास हमेशा एक सॉल्यूशन है, तो मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। तो अगर ए एक्स प्लस बी के पास मान लो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, तो ए के डिटर्मिनेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? Determinant for determinant 0 infinite solution होगा तो determinant 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इसके आइगन वैल्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं? आइगन वैल्यूज के बारे में बोल सकते हैं कि इसका आइगन वैल्यू एक तो 0 हो जाएगा। हाँ, 0 हो जाएगा, तो क्या इसका रोड तो रैंक कितना हो जाएगा? अगर आइगन वैल्यू एक 0 है तो रैंक इसकी कितनी होगी? रैंक रिड्यूस हो जाएगा, रैंक मतलब 3 नहीं रहेगा, 2 होगा।
2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो 3 से कम होगा। तो जब रैंक 3 से कम है तो रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म I3 हो सकता है। तो एक सॉल्यूशन है, वो है और सॉल्यूशन। ये तो और सॉल्यूशन बोल रहा है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हैज़ अ सॉल्यूशन, तो दिस सिस्टम दिस हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर एवरी दिस, तो यूनिक सॉल्यूशन है तो ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, और इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो ज़रूरी नहीं है ट्रू होगा। क्योंकि इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, एक डिटरमिनेंट तो 0 होना पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं ट्रू होगा। और यहाँ सी स्टेटमेंट पता नहीं तुमने आधा अधूरा लिखा है, तो उसका क्लियर नहीं है क्या था, वो हमने अपनी मर्जी से आगे I3 लगाए थे। इसने क्या बोला था, रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। तो क्वेश्चन ठीक से ओरिजिनल क्वेश्चन भेजो ना, जब तुम लिख के क्यों भेजते हो, तो ओरिजिनल क्वेश्चन ही भेज सकते हो जो PYQ का है। तो एक्चुअली मैं खुद अब जो लिख रहे हो वो भी आधा अधूरा लिख रहे हो ना, गलत क्वेश्चन लिख रहे हो, तो क्या मतलब है। अब इसको रिलेट करो, जो मैंने बताया इसी पे हो जाएगा, रैंक और डिटर्मिनेंट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसी पे हो जाएगा। सर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन ही बोल रहा है क्या? इसने थोड़ी कहा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसने कहा एक सॉल्यूशन है, तो कम से कम एक सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है इसके पास। हाँ जी हितिका बताइए नेक्स्ट। सर हाँ सर, ये I3 है सर। हाँ तो उसको ठीक से अब रिलेट करो, क्या कहना चाह रहा है उसको देखो। तुमने बता दिया कॉन्सेप्ट, तुम्हें खुद से थोड़ा दिमाग वाग यूज़ करो इसका। अच्छा इसमें क्या पूछ रही है कि व्हाट इज़ द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। करो इसको इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल है। मार्जिनल क्यों चाहिए आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा था। सर क्वेश्चन में हमने मार्जिन 3 क्वेश्चन है ना इसके साथ, तो 2 क्वेश्चन में इनने मार्जिनल पूछे हैं एक्स और वाई की, और एक क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो मार्जिनल क्यों नहीं निकाल पा रहे आप। तो मार्जिनल का एक्स का थोड़ा हिंट तो मिल रहा है कि बीटा टाइप 2 लगेगी, ओके पर मेरे को प्रॉपर्ली कैसे इंटीग्रेट करूं ये नहीं समझ आ रहा, स्प्लिट कैसे हो जाएगी। या तो लैम्डा निकाल लो, लैम्डा निकाल पाओगे। वो तो अगर लैम्डा निकल जाता तो सर वो इंटीग्रेशन जब हो ही रही थी तो वो स्प्लिट हो जाती। सो यहाँ पे x मोर देन 0 है, y मोर देन 0 है। देखो तुम ब्रेक तो कर नहीं पाओगे इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 PDFs में, तो और बीटा तब बनता है ना जब यहाँ पे कोएफिशिएंट भी तो x है ना, ये चीज़ है x की पावर अल्फा माइनस 1 एंड 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो और सपोर्ट x का 0 से है, तो y जब 1 रख देंगे। सो इंटीग्रेशन कैसे करना ये प्रॉब्लम है, अब ट्राई करने से ही आएगा, तो देखना पड़ेगा। सो लैम्डा निकालने के लिए पहले तो आपको वो डबल इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, और डबल इंटीग्रेशन क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना तो आसान लग रहा है मुझे। मैंने y से स्टार्ट किया था, तो आंसर लेकिन फिर भी प्रॉपर बनता नहीं है। y की लिमिट है 1 से इन्फिनिटी, x का है 0 से इन्फिनिटी, और ये इक्वल है 1 के। तो पहले आप यहाँ से देखो। सो अगर इसको हम सॉल्व करें, सो x की पावर 12, इसको रहने दो। अब यहाँ पे मेनली है 1 से इन्फिनिटी, तो इसको ये हो जाएगा, फिर जो भी बचेगा उसका dx कर लेना। पहले ये इंटीग्रेट कर लो आप। सो यहाँ से अगर हम ट्राई करें कि यहाँ से आ जाएगा लैम्बडा 0 to 1 x की पावर 12,
अब ये तो इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है ना इसका, तो y तो एक जगह ही है, तो मान लो ये y है अभी एग्जाम्पल के लिए, तो ये 1 प्लस एक्स वाई की पावर -20+1 अपन -20+1, और y का कोएफिशिएंट क्या है x, तो x से डिवाइड हो जाएगा, और इसकी लिमिट 1 से इन्फिनिटी dx इज इक्वल टू 1। अब लैम्बडा 0 से 1 x की पावर 12 रखो, अब y के जगह इन्फिनिटी रखो, तो x तो पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी 1 प्लस इन्फिनिटी की पावर -19, ये 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट 0 माइनस, अब 1 रखो, जहाँ y है उसको 1 रखो, तो जब 1 रखोगे आप तो कितना बनेगा 1 प्लस एक्स, y को 1 रखना है, -19 अपॉन -19x, ठीक। तो क्या किया हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। जब इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी की है ना वो हो जाएगा, तो माइनस पावर है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगी, वो 0 हो गई, 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब ये हो गई dx। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करो, लैम्बडा 0 to 1 x की पावर 12, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 1 प्लस एक्स की पावर -19 है, इसको डिनोमिनेटर में बुला लो, हो गया 19, और अभी एक x है यहाँ पे, तो ये 19 बाहर कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 19 बाहर, और जब एक x है वो इस x को कट करेगा तो 11 हो जाएगा। अब बताओ जो आप कह रहे थे वही बात है, बीटा बन जाएगा, है ना। सो बताइए, सो ये 0 to infinity बीटा 2 बनेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बीटा फर्स्ट काइंड में 0 to 1 होता है ना, और बीटा सेकेंड काइंड में 0 to इन्फिनिटी होती है, तो ये पीडीएफ तो सेकेंड काइंड टाइप का है, मतलब जो फंक्शन है, और लिमिट फर्स्ट काइंड का है, तो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेते हैं फिर। तो 0 to 1 x की पावर 11 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 19 dx इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपल 11th-12th क्लास का इंटीग्रेशन है। तो अब क्या करना है आपको, 1 प्लस एक्स को कुछ नाम दे दो, फॉर एग्जांपल t। तो 1 प्लस एक्स को अगर मैं t रख देता हूँ तो ये t की पावर 19 हो गई, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू टी माइनस 1, ठीक। तो यहाँ हो गया t माइनस 1 इसकी पावर 11। अब क्या करोगे आप, एक और तरीका था हमारे पास, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता x तो क्या बनता, 1 प्लस 1/x, और 1/x को t ले लेते तो भी हो सकता था, उससे क्या बनता, हाँ वो भी एक अप्रोच है, दो अप्रोच है, एक तो ये भी अप्रोच है, देखो इससे कर देता हूँ आगे। सो यहाँ dx और dt में क्या रिलेशन है, इक्वली हो जाएगा, यहाँ से dx बराबर dt, ये हो गया। लिमिट देख लो, जब x 0 से 1 था तो मैंने x को t माइनस 1 कर दिया, तो क्या हो जाएगी, t की लिमिट क्या होगी, t को 1 प्लस एक्स कर दिया ना, तो t की लिमिट अब क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी क्यों हो जाएगी, 1 से 2 ना। सर नहीं, आपने गलत लिखा हुआ है, 0 to infinity था, इसका x is greater than 0 ही बना है। तो जब 0 से इन्फिनिटी था फिर तो और अच्छा था, तो फिर तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैंने गलती, एक मिनट, तो मैंने अगर लिमिट गलत लिख दिया फिर तो उससे और आसान था फिर तो ये चेक करो एक बारी। ओ अच्छा, मैंने यहाँ गलती कर दिया, यहाँ 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिली मिस्टेक करके यहाँ मैंने गलती कर दी, तो क्वेश्चन तो और आसान हो गया फिर तो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, डायरेक्ट बीटा पे आ गया फिर तो और आसान हो गया ये तो अगर वैसा था तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो ये तो ऐसे ही फिर आसान हो गया, देखो तो यहीं पे काम हो गया हमारा। तो सो लैम्बडा अपॉन 19, अच्छा है ना, वो मैंने 0 to 1 y में था और 0 से इन्फिनिटी x में था, तो गलती से 0 से वो लिख दिया, तो अब तो ये हो गया ना, क्या बन गया, बीटा कितना हो गया, ये बीटा फंक्शन बताओ, वेरिएबल क्या होगा, 1, ये 11 है ना, 12 -1 हाँ, सो यहाँ पे अल्फा माइनस 1 इज 11, तो अल्फा इज 12, यस, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 19, तो बीटा इज 7, तो ये हो गया 12,7, तो हो गया ना। अब तो अब सॉल्व कर पाएंगे लैम्बडा यहाँ से,
तो लैम्बडा आ गया। और ऐसे ही जब मार्जिनल ऐसे ही आ जाएगा जैसे मैंने किया, बीच में मार्जिनल ही निकला एक्चुअली। आप देखोगे तो इस फंक्शन को मैंने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है ना, तो ये x का मार्जिनल x का मार्जिनल आ गया, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? लेकिन y का मार्जिन, अच्छा y का कैसे आएगा? ओके, सो अगर x का मार्जिनल पता चल गया मुझे तो लैम्बडा जो यहाँ से आएगा वो हम पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ से दिख गया x का मार्जिनल दिख गया। अगर y का आपको मार्जिनल चाहिए तो कई सारे ऑप्शन होते हैं ना, f ऑफ एक्स वाई आप ऐसा लिख सकते हो। अच्छा x का, क्योंकि मैं अगर ऐसा लिखता तो इससे मुझे y गिवन x दिखता, वैसे नहीं आता ना, तो ऐसा मैं पीडीएफ को कोशिश कर सकता हूँ लिखने का। क्योंकि x का कहीं ना कहीं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा। अब y का क्या बनाएगा वो देखना, तो y गिवन x आ जाएगा इजीली, वहाँ से ये कर सकते हो। और y गिवन x आ गया तो y का पीडीएफ आ जाएगा, या नहीं तो इंटीग्रेट कर लेंगे इसको x के रेस्पेक्ट में। अच्छा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तब भी हो जाएगा, तब आपको क्या करना होगा, x इंटू वाई को t मानना पड़ेगा, तब भी हो जाएगा। देखो चलिए आप ट्राई नहीं कर रहे, ट्राई करो तब भी हो जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में, तो एक्स वाई को t ले लो, सो ये जो आपका था लैम्बडा x की पावर 12 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग हायर लेवल पर जब पहुंच जाते हैं ना तो इंटीग्रेशन या 12th क्लास की चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस छूट जाता है ना। तो यहाँ पे आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, तो फिर से बीटा बन जाएगा ना। ये कैसे बनेगा बीटा, मैं एक्स वाई को t मान लेता हूँ, चलिए x इंटू वाई को मैंने t मान लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से। सो मुझे क्या करना है, हाँ सो अभी मेरे यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो इस इंटीग्रेशन में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ से dx y टाइम dx बराबर dt होगा, ठीक है। सो मतलब y एज ए कांस्टेंट है अभी, तो क्या होगा अब देख लो, तो यहाँ से हम dx निकालेंगे, सो dt अपॉन y हो जाएगी, एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से कि लैम्बडा तो बाहर रख दो, चलो लैम्बडा भी निकाल रखा आपने पहले ही, तो उसको बाहर रख दो। अब x की पावर 12 है, वहाँ से x निकालो कितना आएगा, t की पावर 12 अपॉन y की पावर 12, 1 प्लस t की पावर 20, ठीक। यहाँ है dx को मैं dt के टर्म में लिखूंगा, सो dt अपॉन y। दिख रहा है आपको कि नहीं, आ गया। लिमिट बताइए, लिमिट क्या ले सकता हूँ मैं, जब x 0 है तो y क्या होगा, सॉरी x 0 है तो t क्या होगा, ये भी 0 होगा, और x जब इन्फिनिटी है तो t क्या होगा, इन्फिनिटी होगी, y तो 1 से इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, तो ये 1 नहीं गया, लैम्बडा अपॉन ये क्या आएगा, y की पावर 13 आएगा। अब बताओ जो बचा वो क्या है, ठीक है जी कि नहीं, व्हाट इज दिस, हाँ अलग हो गया। तो जो आपको चाहिए था लैम्बडा पहले निकाल रखा आपने, वो पुट कर दो, और ये 1 अपॉन वाई की पावर 13 हो गया, ये हो गया बीटा कितना 13 कॉमा 7, हो गया, बस हो गया ना। तो आंसर आ गया, लैम्बडा रख दो, ये वैल्यू निकलना है इसे, ये क्या है 13 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल, कर लीजिए। तो यही आपका, हाँ तो ये नोट कर लेना, मेरा y पावर 13 निकल रहा था। चेक कीजिए, एक y यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, क्योंकि x की पावर 12 था ना, तो x यहाँ से जब आप निकालेंगे तो x कितना होगा, t अपॉन वाई नहीं होगा, और dx यहाँ से रख दिया हमने,
12 और ये ओके ठीक है, वो dt अपॉन y था, मैं t अपॉन y लिखी। मैंने माइनस तो जस्ट इंटीग्रेशन है, ये थोड़ी प्रैक्टिस में रहेंगे तो याद रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट किसका डाउट है? सो किसी का है जिसका भी सॉल्व नहीं हुआ एक भी क्वेश्चन? कोई अभी हो जिसका हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हो? दीपांजन, अच्छा अन्वेषा, अन्वेषा है? हाँ सर। जी जी जी, देखिए आपका ये क्वेश्चन है कि P डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट द वेदर टुमारो विल बी सेम एज द टुडे इफ द वेदर इज ड्राई टुडे, ओके, सो दैट Pn इज अ प्रोबेबिलिटी दैट। देखो ये तो एक क्वेश्चन जो है, हालांकि अब सब्जेक्टिव जैम गेट में नहीं आता है तो आपको प्रूफ करने का तो नहीं आएगा, बट यहाँ पे मैं चाहूँगा आप कर भी सकते हो। ये भी ये एक्चुअली रिकर्सन का क्वेश्चन है। सो रिकर्सन में क्या होता है, इसको प्रूफ करना हो तो इंडक्शन से, आपको याद होगा लोअर क्लास में लोग करते थे कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में n इन्वॉल्व होता है, स्मॉल n जो कि नेचुरल नंबर होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ हो जाएगा। ये n बराबर 1 रखेंगे, चेक करेंगे ट्रू है कि नहीं, n बराबर k के लिए अज्यूम कर लेते हैं, k + 1 के लिए प्रूफ करते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा इसको प्रूफ आप स्किप करो, द नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। हेंस के बाद जो लिखा है ना, ये आपको पूछ सकता है वो, तो हेंस आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है P50 की, क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताओ। अगर P 3/4 है तो P क्या है, P1 है या P0 है? तो P था प्रोबेबिलिटी दैट द वेदर टुमारो, ठीक है, तो या तो रेनी होगा या ड्राई होगा इस तरह से। सो टुमारो विल बी सेम एज दैट ऑफ टुडे। हाँ, मतलब कल का जो वेदर है वही रहेगा जो आज है, उसकी प्रोबेबिलिटी P है, ठीक है ना। तो इनिशियली इसको P0 कंसिडर करोगे या P1 कंसिडर करोगे? Pn क्या बताया इसने? Pn बताया है कि इफ़ द वेदर इज़ ड्राई टुडे, मतलब मान लो सनी डे है, सो Pn द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ड्राई n डेज लेटर। अच्छा, n डेज लेटर, तो Pn का मतलब है n डेज लेटर, तो P1 का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट डे। तो मुझे लग रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो P दे रखा है ना, स्मॉल p, ये स्मॉल p को मैं P1 लिखूँ या P0 लिखूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो कैसे पता चलेगा? Pn से पता चलेगा Pn का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो मेरे पास P1 ठीक है, बिकॉज ये बोल रहा है Pn जो है, आज अगर वेदर ड्राई है तो n डे लेटर ड्राई होगा उसका। तो जैसे अगर आज ड्राई है, कल ड्राई होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो P1 होनी चाहिए ना, एक दिन बाद। तो ठीक है, आई थिंक P1 इज दिस 3/4। तो ये है, आप बस इस रिकर्सन को यूज करके क्या P50 निकाल पाओगे? मुझे बताओ, अगर मैं P50 लिखता हूं तो क्या होगा P50? यहां से 2p - 1 इंटू P49 प्लस 1 - P, ये है। आप ये रिकर्सन मान लो क्वेश्चन में दे रखा है, आप ये अज्यूम करो यहाँ पे कि ये रिकर्सन दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P50। P50 पूछ रहा है, P1 गिवन है, P50 आपसे पूछा जा रहा है। सो अब इसको रिपीटेडली यूज करो इसी रिकर्सन को। सो जैसे 2p - 1, अब P49 फाइंड करो उसी रिकर्सन से, ये रिकर्सिव इक्वेशन है ना। सो n को आप 49 रख दो तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे कि ये 2p - 1 P48 प्लस 1 - P हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 2p - 1 इंटू 1 - P। अगर इसको फर्दर मैं लिखूँ आगे, फिर से P48 लिखो, P48 क्या होगा, 2p - 1 P47 प्लस दिस। तो इसको जब लिखोगे तो क्या बनेगा ये, तो यहाँ पे आएगा 2p - 1 क्यूब, तुम P48 पुट करो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, P47 प्लस 2p - 1 स्क्वायर 1 - P प्लस 2p - 1 इंटू 1 - P, यही चलेगा। अब आपको अगर पैटर्न समझ आ रहा है तो सीधा यहाँ पे आओ और बताओ मुझे, अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूँ, सो अगर जब यहाँ पे P1 होगा तो क्या लगता है कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? जैसे P47 के साथ है पावर 3, P48 के साथ है पावर 2, इसको खोला तुमने P49 के साथ पावर 1 था, तो यहाँ से कुछ पैटर्न समझ आ रहा होगा। सो P1 के साथ क्या रहेगा पावर,
जिनका डाउट है एटलीस्ट वो बताओ। अन्वेषा आप बताओ कितना? 49 ना। अब देखो तुम अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो फिर क्या फायदा, तुम रिस्पॉन्ड करोगे तो सीखोगे, नहीं तो तुम ऐसे सोचा रहे हो सॉल्यूशन लिख दो। देखो वैसे बच्चा जो डाउट क्लास सिर्फ सॉल्यूशन लेने के लिए ज्वाइन करता है वो पहले बेवकूफ़ था, डाउट कराने के बाद ही बेवकूफ़ ही रहेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मतलब उसको तब भी नहीं आता था, डाउट कराने के बाद भी नहीं आएगा अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन रट्टा मारना। द थिंग इज यू शुड नो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। आप डाउट पूछ रहे हो इसका मतलब आपने ट्राई किया है पहले, और अगर ट्राई किया तो आपको ये जानने की जरूरत है कहाँ डाउट है। और जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो हो सकता है ये वही पॉइंट हो जहाँ आपको डाउट रहा हो, तो अगर आप आंसर कर पाओगे मतलब यू लर्न। अगर सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो गूगल करो क्वेश्चन, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। इफ़ यू जस्ट वांट सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन है वर्ड टू वर्ड गूगल पे टाइप कर दो, तुम्हें कोई ना कोई यूट्यूब लिंक आ जाएगा, कोई ना कोई तुम्हें वेबसाइट की लिंक आ जाएगी जहाँ पे सॉल्यूशन किया होगा। अगर सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो कोई ना कोई बुक मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी गूगल पे है और मुझसे हज़ारों अच्छे लोग वहाँ पे हैं जो तुम्हें बेटर सॉल्यूशन दे देंगे। तो थिंग यहाँ पे है कि मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ हेल्प करूँगा, उसमें तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। इफ़ यू जस्ट वांट सॉल्यूशन तो ऑनलाइन बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है, जस्ट टाइप द क्वेश्चन, सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। ये है, तो यहाँ आपको ये समझना है। तो अगर आप लाइव क्लास में हो तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड। ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो P1 आ जाएगा यहाँ पे 2P - 1 पावर 49 हो जाएगी। एंड आगे यही पैटर्न चलता रहेगा, 3 के बाद 2 पावर है तो ऐसे ही यहाँ 49 है, तो अगला होगा पैटर्न को इसको जनरलाइज करो। यहाँ पावर 3 था, 2 था, 1 था, इस तरह चल रहा है। यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, इस तरह से। सो 48 1 माइनस P, फिर आ जाएगा 2P - 1, इसकी पावर 47 1 माइनस P, एंड सो ऑन। लास्ट में यही 2P - 1 इंटू 1 माइनस P, और P आपको ऑलरेडी नोन है, ये P वही है जो P1 था, ठीक है ना। सो एवरीवेयर यू रिप्लेस नाउ, सो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन है, ठीक है ना। सो P आपको ऑलरेडी गिवन है, P वॉज P1 ओनली। तो ये जहाँ P दिख रहा है हर जगह ये नोट करो, 3/4, तो ये हो जाएगा 2, अच्छा P1 रख दो यहाँ पे। सो यहाँ से 2P - 1 आ जाएगा 3/2 - 1 दैट इज 1/2। तो यहाँ पे ठीक है, 3/2 - 1 तो 1/2 हो गया, और 1 माइनस P रहेगा 1/4, ठीक है। इसको पुट कर लो तो ये आ जाना चाहिए 1/2 की पावर 49 इंटू P है ना, तो ये तो 3/4 ही है, प्लस यहाँ 1/2 की पावर 48, अब ये 1/P चल रहा है तो 1/P इज लाइक 1/4, 1/2 की पावर 47 इंटू 1/4, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 1/4। तो अभी तुम क्या करो, इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, दिस वैल्यू यू कैन फाइंड इजीली। कैसे आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम जानते हो, उससे आ जाएगा ना। ये A मान लो इसको AR इस तरह से कर सकते हो तो उससे आ जाएगा आंसर। ये तो अलग से रखो, इसको बाद में ऐड कर लेना, तो इससे आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ 3/4 है ना, इसीलिए। निकाल पाओगे भाई, ये निकाल पाओगे सम इसका डाउट है, इसको आगे प्रोसीड करूँ मैं। हाँ जी हर्षित, क्या डाउट है आपका इसमें? हर्षित है नहीं, दीपांजन? यस सर। अच्छा हाँ बताओ क्या। बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला पीडीएफ 11। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11। सो 11th कह रहा है कि इन अ लॉटरी देयर वर 90 टिकट्स नंबर्ड 1 to 90, है ना। टोटल 90 टिकट है और 1 से 90 तक लिखा हुआ है। 5 टिकट्स वर ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द टिकट ड्रॉन नंबर्ड 15 and 89 इज। तो टोटल 90 टिकट्स हैं, 1 से 90 लिखा हुआ है। तुमने क्या किया, 5 टिकट ड्रॉ किया एट रैंडम, तो एट रैंडम मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। सो क्या होगा, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे टोटल? 90C5। हाँ 90C5 कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं 90C5 वाला तरीका यूज़ करूँ, अब ये पूछना चाह रहा है कि
सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 ऑफ द टिकट्स ड्रॉन नंबर्ड 15 and 89? द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द टिकट्स ड्रॉन, 5 में से 2 जो होंगे वो 15 और 89 होंगे, तो मतलब बाकी कितने बच गए इसके अलावा? नहीं, हाँ 3 तो वो बच गया, सही बात है, लेकिन टोटल 90 टिकट थे, 15 और 89 2 टिकट है, तो उसके अलावा कितने 88 बचे, तो 88 में से 3 कोई भी आ सकता है, आ सकता ना, तो मुझे लग रहा है 88C3 अपॉन 90C5, और एक तो 1C1 1C1 ऐसा समझ सकते हो तुम। 1C1 का मतलब हो गया कि 15 लिखा हुआ एक ही टिकट है, वो टिकट मुझे चाहिए, फेवरेबल आउटकम है वो, तो 1C1 15 वाला टिकट निकलेगा, और 89 नंबर का एक ही टिकट है, तो 89 वाला एक टिकट है ना पूरे में, तो अब मुझे वही एक चाहिए, तो 1C1, और बाकी जो 88 बचे इन दोनों के अलावा उसमें से कोई भी 3 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये सॉल्व करके आंसर आना चाहिए। यहीं पे यहाँ मैं जैसे 5C3 कर दे रहा था, नहीं है ना, तू आगे से सिलेक्ट है। हाँ, तो ये 15 नंबर लिखा हुआ एक टिकट है, ये 89 लिखा हुआ है, और ये बाकी कोई भी 88 में से कोई भी 3 आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ है। सर यहाँ पे जैसे कि वो 88 में से सिलेक्ट करना है, 5 में से सिलेक्ट नहीं करना है। नहीं, 5 टिकट था, 5 किया ना, 1 2 3 5 है ना, 1 2 और 3 5 हो गए, टोटल 5 है, तो हमें टोटल में 5 ड्रॉ करने थे, उन 5 में 2 टिकट 15 और 89 होना चाहिए था, तो उन 5 में एक टिकट 15 वाला है, एक 89 वाला है, बाकी कोई भी 88 हो सकता है, तो हमें तो बात पूरे 88 में करनी है, मतलब 90 पे करनी है ना, 5 टिकट चाहिए था, उसमें एक टिकट ये, एक ये, और बाकी 3 है, 5 में से ड्रॉ थोड़ी कर रहे हैं, 5 तो ड्रॉ किया हुआ है, उन 5 में एक 15 और 89 होने चाहिए, ये था ना ड्रॉ दम टोटल। हाँ हाँ जी, दीपांजन बताइए क्या डाउट है इसमें? सर ये क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा, मतलब कैसे करूं? U1 U2 UN with the n on such that UK contain k white ball k square। देखो जैसे इनिशियली इस पे, अब चूंकि सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आ सकता है, तो एक काम करो आप, व्हाट यू टू डू वन थिंग, आप अपनी मर्जी से कोई n चूज करो, अब बताओ n की कोई वैल्यू ले सकते हो आप, नेचुरल नंबर मोर देन 1 चूज करो, कोई भी n चूज कर लो, क्या लेना चाहोगे? 7। हाँ मान लो 7, उतना बड़ा करो, मान लो 3 ले लो एग्जाम्पल के लिए, आसान बनाने के लिए, तो नाउ यू हैव U1 U2 U3, देयर आर 3 urns such that urn UK contain k white, जैसे U1 contain 1 white and 1 square मतलब 1 black, U2 contain 2 white and 2 square 4 black, U3 contain 3 white and 9 black। ठीक है ना, आप समझ आया आपको? तो इस पे काम कर सकते हो, जो चीज पूछा हुआ है आप, के तो ये इंडेक्स है ना के इसका, सो नाउ कैन यू वर्क विद दिस, पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद में जनरलाइज भी कर सकते हो, तो आपको समझ ये आ गया कि मैंने अगर n लिया तो n बॉक्स है, n को मैंने 3 रख दिया अभी समझने के लिए, जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, सो वी हैव 3 अर्न्स एंड 3 अर्न्स है, तो इस तरह से है। अब आप निकाल पाओगे आगे क्या बोल रहा है, कंसीडर रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग एन अर्न एंड ड्रॉइंग अ बॉल आउट ऑफ इट, तो मेरे पास 3 अर्न्स हैं, तो अर्न्स में बॉक्स हैं, सो वी हैव 3 बॉक्स एंड वी आर चूजिंग 1 बॉक्स एट रैंडम and then drawing a ball from it, so if the probability of selecting the urn UK is proportional to k plus 1, अब देखो आप, the probability of selecting an UK is proportional to k plus 1, so now you think, so probability of UK is proportional to k plus 1, so it will be actually equal to k plus 1 times something, right, k plus 1 time something, बताओ समथिंग क्या ले लूँ मैं अभी, कोई नंबर है ना, यू नो हाउ टू कन्वर्ट प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वलिटी, पता है ना आपको? हाँ सर, हाँ सर। सो प्रोपोर्शनल था तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो मान लो c कर दिया अभी,
अब आपके पास हमने तो 3 अर्न लिए हुए हैं ना, तो यहाँ से U1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2C, U2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3C, U3 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4C, और इन टोटल का सम कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, वी हैव 3 अर्न्स ना, एंड सेलेक्टिंग एनी वन ऑफ देम, तो सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 1, तो 1 कीजिए इसको, C कितना आ जाएगा बताइए, इन सम को 1 के इक्वल पुट करो, C बताओ क्या आएगा 1/9, तो नाउ यू गॉट द प्रोबेबिलिटी k + 1/9, तो यहाँ से U1 की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/9, 3/9, 4/9, नाउ यू हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ Ui's, एंड अब ये भी पता है कितने व्हाइट कितने ब्लैक है, तो आगे सॉल्व कर पाओगे, क्या बोला अब, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, सो द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, सो ये टोटल प्रोबेबिलिटी, यू नो टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम पढ़ा आपने, हाउ टू फाइंड, सो अप्लाई करो इसको, सो इसमें 1 वाइट है 1 ब्लैक है, 2 वाइट है 4 ब्लैक है, 3 वाइट है 9 ब्लैक है, ठीक, इस तरह से, सो कैन यू सॉल्व, आगे कर पाओगे या आगे करूं, कर पाओगे हाँ, पहले वाले पार्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगी, दूसरा पार्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट UN was selected, तो n हमने 3 दिया है, तो U3 was selected given that ball drawn is white, तो सेकेंड में बेस थ्योरम यूज होगा, फर्स्ट पार्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगा, सेकेंड पार्ट में बेस थ्योरम यूज होगा, लगा के देखिए, नहीं तो फिर पूछिए, डाउट क्लास रेडी चल रहा है, अब किन का डाउट रह गया, अच्छा आपका रह गया ना, हाँ, सो आपका है, हाँ आपने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे थे, 1 by 1 करते हैं, तो नंबर 4, तो नेक्स्ट 4th वाला करना है, ठीक है, तो 4th है कि लेट A1 A2 A3 A4 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ इन्फिनाइटली मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, अथा A1 A2 A3 A4 ये सब AP में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये चीज़ है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, तभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ पाएगा, ये है, सो मतलब सो A + D A + 2D A + 3D इस तरह से है, और यहाँ बता रखा है कि जो D है वो पॉजिटिव है, जो D है वो पॉजिटिव है, ठीक, A + D A + 2D एंड सो ऑन चलता रहेगा, जहाँ D क्या है पॉजिटिव है, अब आगे बोल रहा है कि सपोज दैट A2 A4 A8 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो A2 A4 A8 आर इन GP, सो नाउ यू नो क्या रिलेशन होगा इन तीनों में अगर GP है तो, A4 square equal to A2 into 8, जी, तो A4 है आपका A + 3D होल स्क्वायर इज इक्वल टू A + D इंटू A + 7D, यही होगा, तो यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, अच्छा तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स था जो AP में था, फिर ये बता दिया 3 नंबर GP में हैं, तो कौन सा ट्रू है, तो एक काम ही कर सकते हैं इसके हिसाब से, यू कैन अज्यूम सम नंबर, ऐसा कुछ बना सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्राम जहाँ ऐसा हो जाए, A2 A4 A8 GP में आ जाए, मैं एग्जांपल के लिए अगर ऐसा लिखूँ 1 2, अच्छा इसमें बनेगा नहीं, 3 4 5 6 7 8, अभी क्या होगा, ऐसा बनेगा 2 4 8, बट ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे तो है कि सेकेंड और 8th टर्म मल्टीप्लाई हो तो इसके स्क्वायर है ना, ये सुटेबल है कि नहीं, इज दिस सुटेबल एग्जाम्पल और नॉट, मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ जस्ट, क्या ये सुटेबल है कि नहीं, देखिए, हाँ सर सुटेबल, सो लाइक इट शुड बी इन AP, यस AP में है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और ये होना चाहिए सेकेंड 4th 8th टर्म, तो
है ना, 2 4, तो 2 4 8 जीपी में है वो, ठीक है। अब तो इसके आगे अब डिस्कार्ड एग्जाम्पल जब बनाते हैं तो हम ऑप्शंस डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि ऑप्शन तो हो जाता फॉलोइंग इज आर ट्रू। सो फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n देयर इज अ ट्रिपल ऑफ नंबर्स ai as a ak which are in geometric progression with ratio n। मतलब ये कहना चाह रहा है कि चाहे n कुछ भी ले लूँ मैं, अच्छा एक ट्रिपलेट जरूर मिलेगा मुझे जो कि जीपी में होगा, जिसका रेशियो n होगा। हाँ, तो टेक्निकली जीपी में होंगे AI AJ। हाँ एक्चुअली वही कहना चाह रहा है, जैसा कॉमन रेशियो n होगा, कहना ये चाह रहा है कॉमन रेशियो n होगा। अच्छा अगर n को मैं मान लो कुछ भी n ले लूँ मैं, तो मान लो n को मैं कुछ फिक्स कर देता हूँ, अभी n को मैं 4 ही ले लेता हूँ, तो 3 नंबर तो मिलेगा मुझे जीपी में? नहीं मिलेगा। n इसने कुछ n पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है? n पे रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाया, 8 से बड़ा होगा ऐसा कुछ कहा नहीं इसने। हाँ तो n को अगर मैं 3 लूँ तो सपोज आई टेक n इज इक्वल टू 3, तो इज इट इन जीपी? नो, तो गलत हो गया नहीं तो फिर नहीं, दिस इज रॉन्ग। अगर मैं इसने कहा एवरी, तो मैं अगर n को 3 चूज कर लेता हूँ तो 3 के लिए तो ये नहीं है, ये तो गलत है, तो ये चीज़ है। सो हाँ 1 2 3 जीपी में है क्या? इसने कहा कि अगर मैं n कुछ भी लूं तो मुझे 3 नंबर मिलेगा उस सीक्वेंस में ai as a ak में जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, जिसका रेशियो n होगा, मतलब 3 होगा। तो इसी में देख लेते हैं, ये मेरा एक सुटेबल एग्जांपल है। मैं n को 3 ले लिया तो मेरे पास ये 3 टर्म ही है ना अब तो। अच्छा ये बोलना चाह रहा है कि n कुछ भी ले लूँ तो एक नहीं, ओके ओके, मतलब ये फिक्स नहीं कर रहा है कि a1 into n तक जाना है। आई थिंक ये कहना चाह रहा है कि n में कुछ भी लूँ, n एक्चुअली रेशियो फिक्स कर रहा है, टर्म फिक्स नहीं कर रहा। ओके ओके, सो मतलब हाँ 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 मैं समझ गया। हाँ तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं n 3 ले रहा हूँ तो ये जो इन्फिनाइट सीक्वेंस है, इसने शुरू में ही कह दिया था कितने सीक्वेंस में टर्म्स हैं, इन्फिनाइटली मेनी है ना। ओके ओके हाँ, तो ये कह रहा है कि इन्फिनाइटली मेनी इंटीजर्स है ना इसमें, तो मतलब 3 नंबर मुझे इस सीक्वेंस में ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसका कॉमन रेशियो n होगा एक्चुअली, चाहे मैं n कुछ भी ले लूँ। हाँ 3 9 27 मिल रहा है। कॉमन रेशियो 1 का क्या मिलेगा? लेकिन सर वो 3 9 27 भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि AI AJ AK होना चाहिए। हाँ तो IJ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, चलेगा, क्योंकि IJ में कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। AI less than AJ less than। हाँ 3 is less than 9 less than 27, सही तो है। 3 is less than 9 less than 27, तो सो जस्ट यहाँ पे 3 less than 9 less than 27 हो गया, तो सिंपल है, मतलब मिल तो रहा है। लेकिन अगर मैं n पॉजिटिव इंटीजर का है, कॉमन रेशियो 1 वाला मिलेगा हमें, जिसका कॉमन रेशियो 1 हो जाए? 1 तो 1 2 3 हो गए। नहीं, तो कॉमन रेशियो 1 कहाँ है? जीपी में कॉमन रेशियो 1 कब होता है? जब कांस्टेंट सीक्वेंस होगा एक्चुअली। लेकिन कांस्टेंट सीक्वेंस अलाउड ही नहीं यहाँ पे, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला हुआ है। तो उसने कहा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, तो गलत हो गया ना, n बराबर 1 ले लो, रॉन्ग हो गया ऑप्शन ये। यू चूज n इज इक्वल टू 1, इसने कहीं कहा नहीं है ना एक्चुअली, लेकिन अब क्वेश्चन ये कि 1 अज्यूम करना ठीक है कि नहीं, तो इसको लिखना चाहिए फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर लिख रहा है ये, तो 1 भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर है फिर तो। करेक्ट आंसर बता रहा है इसको। नहीं करेक्ट तो बता रहा है, बट इतने एवरी नहीं लिखना चाहिए इसको, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस यहाँ अलाउड नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, यहाँ कांस्टेंट शुरू में इसने कहा है कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे इसने कह दिया कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, तो मैं इनको 1 ले लूँ तो क्या होगा? तो गलत हो जाएगा। लेकिन 1 अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, तो इसलिए कह रहा है कि 1 पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो इसको लिखना चाहिए n मोर देन 2 लिखना चाहिए।
फॉर एवरी पॉसिबिलिटी लिखने का क्या मतलब है? सो n मोर देन 1 होना चाहिए। जैसे 2 4 6 तो हमेशा मिल जाएगा ना, वो तो हमेशा मिल जाएगा। यू मेक एनी एग्जाम्पल, वो हमेशा मिल जाएगा। एग्जाम्पल ये लिखा ना, तो एग्जाम मिल तो जाएगा। काउंट कर, मतलब इसको इनकरेक्ट नहीं कर पा रहे इस एग्जाम्पल से हम। दूसरा कह रहा है कि अगर i लेस देन j है तो ए आई डिवाइड करेगा ए जे से, ये तो फॉल्स लग रहा है। ए आई लेस देन ए जे है ना, एग्जाम्पल के लिए A1 A2 A3 A4, तो A2 इज लेस देन A3, ठीक। तो क्या A2 डिवाइड्स A3, मतलब 2 इज लेस देन 3, मैं ये बोल रहा हूँ 2 इज लेस देन 3, नो सर, नो। तो ये तो गलत हो गया ना पक्का, टू नहीं होगा। क्योंकि इसने कहा कि इंडेक्स अगर छोटी है तो वो नंबर डिवाइड, तो A2 छोटी है 3 से, तो A2 विल डिवाइड A3, नो, तो गलत हो गया ये तो। और there are only finitely many n for which there are infinitely many triplet, मतलब there are only finitely many n, सिर्फ finitely many n होगा जिसके लिए there are infinitely many triplet, है ना, जिसके लिए infinitely many triplets होंगे i लेस देन j लेस देन k, और विच आर इन ज्योमेट्रिक, कहाँ गया, विथ फाइनली मैनी ट्रिपलेट आई लेस देन जे लेस देन के, विथ ए आई ए जे ए के इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस n, कॉमन डिफरेंस n होगा। तो ये भी रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि 1 के मैं इनफाइनाइटली मैनी ले सकता हूँ, 2 के भी मैं इनफाइनाइटली मैनी ले सकता हूँ, 3 के भी इनफाइनाइटली मैनी। हाँ ये भी है। सो ए पी बोला है ना, हाँ तो मतलब ऑल्टरनेट ले लो आप, 2 4 6 8 10, तो 2 के इन्फिनिटी मैनी मिल जाएगा। 3 के चाहिए तो 1 4 7, तो ये एक एग्जांपल मिल गया जो गलत कह रहा है ना। यस। और डी है इंटीजर A10 A30 A90 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ देखिए जरा, A10 A30 A90 ज्योमेट्रिक में है, तो 10 30 90 ज्योमेट्रिक में है, हाँ है ना, 10 30 90 यहाँ पे है, तो यहाँ पे है ना। सो क्या कोई और एग्जांपल लूँगा तब भी ये ट्रू होगा? तो BC तो गलत है, A सही है। अब इसने कहा था A प्लस D, इस तरह से होना चाहिए कि A2 A4 A8 GP में था, है ना, तो मैंने ऐसा बनाया कि सेटिस्फाई कर गया। अब कुछ और भी लो, इसका डबल ले लो आप। फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता 2 4 6 8 10 12 इस तरह जाता, तो 2 फिर अगला होता 8 फिर अगला 12, ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं सर, ये सुटेबल नहीं है ना, ये एग्जांपल सुटेबल नहीं है। सर ये भी सेटिस्फाई करेगा अगर मैं सिर्फ डबल का सीक्वेंस लूं, मतलब 2 2 4 6 8 ऐसे ही सीक्वेंस लूं तो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हर टर्म डबल है, तो हर टर्म डबल हो तो A30 स्क्वायर हो गया 2 into 2 4 into A30। अरे एक मिनट, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे 4 to 12 क्यों ले रहा हूँ मैं 12 नहीं ले रहा हूँ, एक मिनट। 4 4 8 12 14 16 18 20, तो दूसरा टर्म कौन सा है ये? चौथा टर्म। आठवां टर्म कौन सा होगा? ये ना, हाँ सही है, ये भी सुटेबल एग्जांपल है। तो यहाँ भी आप 10th लोगे तो लाइक 10th 20 हो जाएगा, 60 और 180 हो जाएगा फिर। हाँ वो सब लिनियरली प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ हाँ ये हो जाएगा, मुझे लगता है कि इसमें A एंड D करेक्ट होगा, देन B एंड C। नेक्स्ट आपका जो है 10th वाला, हाँ सर, सर ये क्वेश्चन ना पता नहीं कैसे गलत हुआ, लेकिन उसमें कुछ तो है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, इसमें
एक मिनट देखता हूँ। हाँ आइए क्वेश्चन पे आते हैं आपके। तो हाँ क्या कह रहा था 10th मैथ्स में? सर उसमें वही बेसिकली समझ गए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे को तुम समझ गए कुछ गलती हो गई उसमें। ये कह रहा कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ डेटा ऑफ साइज n जो कि मोर देन इक्वल टू 100 है। अच्छा आर सो हमारे पास कोई n नंबर्स हैं जो मोर देन इक्वल टू 100 है, जिसका मीन जो है वो 1.1 है और वेरिएंस 4.3 है रेस्पेक्टिवली। If it was then discovered that one data point was wrongly reported as -0.9 and should be ignored। अच्छा ये पता चला कि एक डेटा पॉइंट जो था गलत रिकॉर्ड हुआ था जो कि -0.9 था, एक्चुअली उसको इग्नोर किया जाना चाहिए। देन वी कैन कंक्लूड दैट द मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ n माइनस 100 सेटिस्फाई दिस। तो एक एग्जांपल ले लो। तो ये थिंक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको थ्योरम का आइडिया है तो ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली मीन और वेरिएंस कहाँ शिफ्ट हो रहा है? हाँ सो थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ यू रिमूव वन नंबर, और इसने कहा है कि तो मुझे कोई ऐसा नंबर बता सकते हैं जहाँ मीन 1.1 होता है? चलो सिंपल सा एक काम करता हूँ, 1.1 अगर मैं मान लीजिए लेता 100 टाइम, लेकिन 100 टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं, इसको 98 टाइम लेता हूँ, अभी समझिए, और इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, एक मैं ले लेता हूँ -0.9, तो एक था ना इसमें से, तो इसके बदले मीन को बैलेंस करने के लिए मुझे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा ताकि सम 2.1 हो जाए? तो 3 लेना पड़ेगा, नहीं 2.2 हो जाए। 2.2 होने के लिए 3.1 है ना, क्योंकि मतलब मैं क्या कोशिश करना चाह रहा हूँ कि एवरेज इसका 1.1 रहे, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इसने क्योंकि 1.1 दो बार रख सकता था मैं, लेकिन सम करूँगा मैं तो, लेकिन प्रॉब्लम ये एवरेज तो आ जाएगा लेकिन वेरिएंस का प्रॉब्लम आएगा ना। ओके सो यू कैन डू वन थिंग, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बना लो, रैंडम वेरिएबल ले लो कोई, सर इसको मैं तो कैसे कर रहा था, लेकिन मैं इसका एक कर्व बना रहा था, नॉर्मल कर्व बनाया मैंने, और नॉर्मल कर्व में मीन डाल दिया 1.1, वो मिडिल वैल्यू सेट कर दी 1.1। अब देखा कि नेगेटिव साइड में -0.9 पे वो वैल्यू रिमूव कर दी, तो इसका मीन राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अरे नेगेटिव नंबर है ना, इसमें देखना है कि जब आप राइट टेल अगर हेवी हो रही है तो फिर राइट की तरफ मूव कर रहा है। हाँ ऐसे भी सोचो आप, अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि पहले मीन क्या हो रहा है, अच्छा मैं ऐसे सोचो, देखो हमारा समेसन xi फ्रॉम 1 to क्या है 100 है अपॉन n, ये है ना। ये जो है इसका मीन है 1.1। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हैं, तो n को मैं 100 ले रहा हूँ अभी जस्ट समझने के लिए, 100 नंबर्स लेके चल रहा हूँ मैं। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये समेसन xi फ्रॉम 1 to 99, ठीक, तो जो 100th नंबर है वो मान लो -0.9 था, ठीक, जिसको हटाना है मुझे। सो ये था प्लस में -0.9 था ना, अपॉन 100 था, ये 1.1 है, डन। सो देखिए यहाँ से
हालांकि थ्योरम एक बार देख लेता हूँ मैं क्या है। आप ये देख लो, एक थ्योरम रिजल्ट्स हैं ऐसे कि एक नंबर रिमूव करने पे मीन का क्या इफेक्ट होता है। क्योंकि ये 1.1 से छोटा नंबर है तो इसका एवरेज एक्चुअली क्या होगा, जब हटा दोगे तो एवरेज बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा right क्योंकि side है। क्योंकि हम छोटा नंबर है ना ये, तो छोटा नंबर हटा रहे हैं हम। अगर बड़ा नंबर हटा तो मीन थोड़ा तो मीन का समझ गया, दिक्कत है वेरिएंस। अच्छा वेरिएंस का, तो ये वेरिएंस कैसे उस पर आते हैं, उस पर भी हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही इसको कर दूंगा मैं। सो आई फ्रॉम 1 to 99, ये आ गया कितना होगा 110, ये 100 और यहाँ जाएगा प्लस 0.9 से 110.9 हो जाएगा ना ये। अब आप इसको डिवाइड करो, समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to 99, इसको डिवाइड करो आप 99 से। 110.9 को 99 से डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा कैलकुलेटर से। अच्छा इसको हटाना था ना मुझे, तो एक मिनट रुको रुको रुको। अभी यहाँ मैंने क्या किया है, अभी मैंने क्या किया एक्चुअली, हमें इसको हटा देना था एक्चुअली। हमने क्या कर दिया, हमने इसी को सिंप्लीफाई कर लिया ना। हमें क्वेश्चन क्या है कि इसको हटा देना है ना, रिमूव कर देना है एक्चुअली। तो रिमूव कर देना है तो क्या करना होगा, इसको ऐड करने वो सही है, वो सही है, वैसे ही होगा। अगर 100 नंबर का सम कितना है हमारे पास टोटल, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to 100, ये कितना है यहाँ पे, यहाँ से कितना आएगा, ये देखिए यहाँ से 110। अच्छा अगर एक नंबर में हटा देता हूँ तो आई फ्रॉम 1 to 99 कितना होना चाहिए, विच नंबर वी आर रिमूविंग। दोनों साइड वो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ और सब्ट्रैक्ट माइनस का हो रहा है तो प्लस होगा। यही यहाँ पे एक्चुअली चीज़ें वही हुई हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने हटा दिया तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया हुआ है ना। सो वी हैव टू रिमूव दैट ना। तो मुझे 0.9 हटाना है इसमें से, माइनस 0.9, तो मैं माइनस 0.9 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 110 में से, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो ऐड हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है ना। सो ये कितना आया 1.12। हाँ तो मतलब ये मीन बढ़ गया इसका, तो ये आपको पहले से ही क्लियर है। तो ये वैसे भी लॉजिकली दिख रहा है कि नेगेटिव हटा, उससे छोटा नंबर हटा रहे हैं तो मीन बढ़ेगी, बड़ा हटाएंगे तो मीन घटेगी। ओके अब वेरिएंस का आता है, वेरिएंस का भी थ्योरम है एक्चुअली। तो इसी तरीके से वेरिएंस का भी काम कर सकता हूँ। पता है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, इफ x1 x2 x 100 है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। xi sigma xi minus x bar whole square। यहाँ होगा ना अपॉन में n। वो रैंडम वेरिएबल में आप जानते होंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये होता है ना वेरिएंस। Yes sir। तो इसको डिस्क्रीट के लिए जब आप ओपन करते हैं, यही एक्स बार कह दो, यही है। जब आप डिस्क्रीट मान लो यूनिफॉर्म के लिए ओपन करोगे तो ये आएगा। तो ये है वेरिएंस एक्चुअली। तो एन यहाँ 100 है अभी, ये किसके इक्वल है आपका, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 4.3। हाँ सर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी। अब यहाँ न्यू एक्स बार देना पड़ेगा, एक्स बार डैश बोल दो इसको आप। सो एक्स बार डैश ये क्या आएगा, तो अभी आपने देखा था कि जो हमारा एक्स बार था वो 1.1 था, और एक्स बार डैश हमने न्यू एक्स बार कैलकुलेट किया था ना अभी। हाँ। ये आपने बताया था कितना 1.12 आया है, तो 1.12 आया, बट ये लेंदी नहीं हो जाएगा। सो अलग इसको ओपन भी कर सकते थे हम, तो इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस, मतलब ये है एक्स आई स्क्वायर माइनस यही एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इससे भी हो जाएगा। तो ये आपको अब एक्चुअली करना होगा 99 के लिए।
सो थ्योरम ये कहता है, मैं एक बार थ्योरम चेक कर लेता हूँ, रुको। थ्योरम कहता है कि अब अगर सर्च करो थ्योरम क्या कहता है, व्हेन वन नंबर इज रिमूव्ड व्हाट हैपेंस। ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के थ्योरम है एक्चुअली। तो इसका आंसर तो ग्रेटर है, प्रूफ आंसर कैसे है मेरे को भी। हाँ वो प्रूफ करना पड़ेगा। ये देखो प्रूफ मेरे पास है, वही मैं थ्योरम देख रहा हूँ। तो ये कहना चाह रहा है कि तो उसका ये मैं बता रहा हूँ आइडिया, ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ये आपके पास ऑलरेडी है, यू हैव एक्स बार एंड दिस, नाउ यू जस्ट हैव एक्स 100 जो नंबर है वो -0.9 है, यही है ना, ये चीज़ है। तो इसको यूज़ कीजिए आप। अगर आप रिमूव करोगे इसमें क्या होगा, आप इसको चेंज करो। तो इसको बेटर है इस तरह यूज़ करने के बजाय आप ऐसे यूज़ करो। सो नाउ 1/100 समेसन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 100 माइनस x बार स्क्वायर ये है। अब इसको यूज़ करके यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ 1/99 समेसन xi i फ्रॉम 1 to 99 माइनस x बार डैश स्क्वायर, या कुछ नया नाम दे दो आप, मान लो y बार स्क्वायर बोल दो, नया स्क्वायर y बार है। ये क्या आएगा, ये आप निकाल लो, हो जाएगा काम। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 99 तक है, ध्यान रखना है। और y बार मैं इसको बोल रहा हूँ, y बार मैंने इसको बोला है। सो यूज़ दिस क्वांटिटी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, यहाँ से समेसन xi स्क्वायर आ जाएगा, i फ्रॉम 1 to 100 कितना आएगा, पहले आप 100 ले जाइए, तो 430 प्लस ये कितना है 1.1 का स्क्वायर होगा, डन ना। अब इसको यहाँ यूज़ कीजिए, सो यूज़ दिस क्वांटिटी हेयर। सो जब आप इसको यहाँ यूज़ करोगे तो क्या होगा, देखो। सो ये 1/99 रहने दो, ये समेसन i 1 से 100 तक है, तो 99 तक क्या होगा, 100th नंबर क्या है आपका, -0.9 ना। तो -0.9 का स्क्वायर उधर ले घटा देंगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं ये लिख रहा हूँ 430 प्लस 1.1 स्क्वायर, और यहाँ प्लस में होगा x100 स्क्वायर, जो कि उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ना। सो घटाइए इसको, तो स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ इसकी वैल्यू आ गई, माइनस ये कितना था y बार आपका कितना 1.12 जो आपने बताए, सो माइनस 1.12 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए कितना आता है, ये आंसर पता चल जाएगा। सो कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट कीजिए, और टाइम भी निकल गया, 6:30 दूसरा बैच था। तो अभी 11 से बाद दोबारा डाउट क्लास आप वहाँ ज्वाइन कीजिएगा ना। हाँ इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। तो इसको थैंक यू। हाँ शिवा भाई इसको ऑफ कर दीजिए, इसको ऐड कर दिए ग्रुप में।